नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। जल विजन 2047 विषय पर 5 जनवरी से 2 दिवसीय प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्री वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि मनरेगा के तहत पानी पर अधिक से अधिक काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी की सोच को जनता के मन में जगाना है। हम इस दिशा में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वाटर विजन 2047 अगले 25 वर्षों के अमृत यात्रा का महत्वपूर्ण आयाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जियो मैपिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कई राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया है और कई राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जल संरक्षण के लिए केंद्र ने अटल भू जल संरक्षण योजना की शुरुआत की है। आइए सुनते हैं पीएम मोदी ने आगे और क्या कहा। नमस्कार। देश के जल मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज भारत वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम कर रहा है, अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। हमारी संवैधानिक व्यवस्था में पानी का विषय राज्यों के नियंत्रण में आता है। जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयास देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत सहायक होंगे। ऐसे में वाटर विजन एट 2047 अगले 25 वर्षों की अमृत यात्रा का एक महत्वपूर्ण आयाम है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी गई है। इस मिशन के तहत सरकार भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना चाहती है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,740 करोड़ रुपए की मंजूरी की गई है। इस योजना के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कंपनियों को इंसेंटिव दिए जाएंगे। इंसेंटिव पर 17,490 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त 2021 में किया था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा। इससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक और उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना बढ़े और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक जगह उपलब्ध कराया जा सके। 2045 तक देश को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें, इसके लिए ये बहुत जरूरी कदम है। हिमाचल प्रदेश में सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। शिमला में सतलुज नदी पर बनने वाले इस प्रोजेक्ट पर करीब 2,614 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसकी क्षमता 382 मेगावाट की है। इसे 5 साल 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। अब आगे सुनेंगे कि अनुराग ठाकुर ने और क्या क्या कहा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट
व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। अमेरिकी दूतावास ने इस बार 1,25,000 भारतीय छात्रों को वीजा जारी करने पर अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा बैकलॉग जारी करने में देरी के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्राइस ने स्वीकार किया कि देरी हुई है, लेकिन भारत ने हमारे दूतावास और वाणिज्य दूतावासों के एकल में जारी किए गए छात्र वीजा की संख्या के लिए अपना सार्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। नेड प्राइस ने कहा कि हम निश्चित रूप से मानते हैं कि कुछ आवेदकों को अभी भी विस्तारित वीजा प्रतिज्ञा समय का सामना करना पड़ सकता है और हम वीजा साक्षात्कार नियुक्ति प्रतीक्षा समय को जितनी जल्दी हो सके कम करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्राइस ने कहा कि अमेरिका गैर अप्रवासी यात्रियों को वैध यात्री की सुविधा देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और प्रशासन के लक्ष्य के लिए समय पर वीजा प्रसंस्करण महत्वपूर्ण है। नेड प्राइस ने कहा कि वीजा को तेजी से संसाधित करने में अमेरिकी प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए प्राइस ने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अमेरिकी विदेश और सेवा कर्मियों की भर्ती को 2 गुना कर दिया है। वीजा प्रसंस्करण अनुमान से अधिक तेजी से ठीक हो रहा है और आने वाले वर्षों में हम पूर्व महामारी प्रसंस्करण स्तर तक पहुंचने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले अमेरिकी दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नवंबर 2022 में भारत में विश्वास जताया था और कहा था कि नई दिल्ली को 2023 तक वीजा की संख्या में चीन को पीछे छोड़ने की उम्मीद है और मेक्सिको के बाद वीजा जारी करने में दूसरे स्थान पर होगा। कनाडा में बसने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। कनाडा ने अप्रवासियों को स्थायी निवासी योजना का स्तर बढ़ा दिया है और 2022 में इस लक्ष्य को पूरा भी किया है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की देश में कुशल श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की योजना के तहत 2022 में 4,31,000 से अधिक अप्रवासियों को स्थायी निवासी श्रेणी में जोड़ा गया। ये कनाडा के इतिहास में सबसे ज्यादा सालाना बढ़ोतरी है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा के अनुसार अप्रवासियों को स्थायी निवासी बनाने के ट्रूडो सरकार द्वारा निर्धारित 2022 के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। कनाडा मौजूदा समय में मजदूरों की भारी कमी से जूझ रहा है। ऐसे में सरकार ने इमिग्रेंट्स की संख्या में इजाफा लाने की तैयारी की है। कनाडा सरकार ने साल 2025 तक अप्रवासी मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख करने की तैयारी की है। साल 2014 में कनाडा में 4,31,000 अप्रवासी मजदूर पहुंचे थे। देश के अप्रवासन मंत्री शॉन फ्रासर ने उम्मीद जताई है कि नए प्लान के बाद देश में अप्रवासियों की संख्या में भारी इजाफा होगा और मजदूरों की कमी को दूर किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि सरकार का ये ऐलान भारतीयों को बड़े स्तर पर फायदा पहुंचाएगा। कनाडा वो देश है जहां पर अप्रवासी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। शॉन फ्रेजर ने कहा कि नई पॉलिसी देश में आवश्यक कार्य कौशल और अनुभव के साथ अप्रवासियों की संख्या बढ़ाने को जोर दिया गया है। अधिक स्थायी निवासियों को स्वीकार करने पर अधिक जोर दिया गया। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने भी सरकार की इस योजना का स्वागत किया है। फ्रेजर ने कहा कि कनाडा को आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लिए ये कदम जरूरी है। उन्होंने कहा कि कनाडा इंडस्ट्री सेक्टर में मजदूरों की भारी कमी झेल रहा है। देश में करीब 10 लाख नौकरियों के लिए पद खाली हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की नई पॉलिसी के तहत देश में इमिग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अनुमान है कि कनाडा में साल 2023 में बाहर से 4,65,00,000 लोग आएंगे और ये संख्या साल 2025 में बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। आप में से बहुत से लोगों ने देवकी नंदन खत्री की कालजयी रचना चंद्रकांता संतति जरूर पढ़ी होगी या इसी घटना पर आधारित चंद्रकांता सीरियल जरूर देखा होगा। चंद्रकांता संतति में देवकी नंदन खत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली के नौगढ़ इलाके का जिक्र किया था, जिसमें राजदरी, देवदरी और औरवा टाट सहित कई प्राकृतिक झरनों का भी जिक्र किया था। उत्तर प्रदेश सरकार अब इन प्राकृतिक संपदा के संरक्षण और खूबसूरत स्थानों को इको टूरिज्म के लिए विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। गौरतलब है कि चंदौली में स्थित औरवा टाट प्राकृतिक वाटरफॉल दुर्लभ
प्रागैतिहासिक शैल चित्र और अन्य प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, जो इको पर्यटन की दृष्टि से काफी अहम है। पूर्व की सरकारों के ध्यान न देने से प्रकृति का ये अनमोल खजाना जंगल में वर्षों से गुम पड़ा है, जिससे लोग इसके सौंदर्य का आनंद नहीं ले पा रहे। चंदौली डीएम ईशा दुहन ने औरवाटान के प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने के लिए 2 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। दरअसल चंदौली के नौगढ़ इलाके में स्थित औरवाटान 3 तरफ से प्राकृतिक वादियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लगभग 200 फीट ऊपर से गिरने वाले वाटरफॉल के आसपास दुर्लभ प्रागैतिहासिक शैल चित्र भी मौजूद हैं। इस क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय उत्पाद और तकनीकी से पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव में स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने का ध्यान रखा गया है। मचान से प्राकृतिक सौंदर्य देखने के साथ ही नेचर फोटोग्राफी की जा सकती है। साथ ही पर्यटकों के एडवेंचर गेम के लिए रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, लो रोप कोर्स, कमांडो नेट वॉल, टायर नेट वॉल आदि होगा। वहीं स्थानीय मटेरियल और तकनीकी का प्रयोग करके प्रशासनिक भवन, स्थानीय पत्थरों से भव्य और वटांडा प्रवेश द्वार का निर्माण, स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बांस से बनी दुकानें, प्राकृतिक लकड़ी सागौन से वुड रेलिंग, पार्किंग, क्षेत्र की पूरी जानकारी के साथ साइंस, सैंडस्टोन से बने बेंच, क्षेत्र की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग की जाएगी। देश की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल में रोजाना लाखों की तादाद में लोग रिजर्वेशन कराकर यात्रा करते हैं, लेकिन ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से कंफर्म टिकट लेने के लिए लोग अपनी यात्रा की तारीख से काफी दिन पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप अपनी टिकट की तारीख को रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं, यानी यात्रा की तारीख को बिना किसी शुल्क की कटौती के बदला जा सकता है। दरअसल कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंफर्म टिकट रहने के बावजूद किसी कारण से हमें अपनी यात्रा की तारीख को रीस्केड्यूल करना पड़ता है। ऐसे भी बहुत से लोग जानकारी के अभाव में अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं और दोबारा रिजर्वेशन करवाते हैं, जिसमें पैसे का नुकसान भी होता है। लेकिन रेलवे के नियमों के अनुसार आप बिना किसी पैसे की कटौती के अपने यात्रा की तारीख को बदल सकते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक आप कंफर्म आरएसी या वेट लिस्टेड टिकट की तारीख को रिस्केड्यूल कर सकते हैं, साथ ही उसके क्लास को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अगर आपको अपने यात्रा की तारीख बदलनी है या फिर उसके क्लास को अपग्रेड करना है, तो आपको अपना रिजर्वेशन टिकट ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 48 घंटे पहले रिजर्वेशन काउंटर पर सरेंडर करना होगा। आपको रिजर्वेशन ऑफिस में मौजूद चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर या रिजर्वेशन सुपरवाइजर को एक एप्लीकेशन देना होगा, जिसमें आप इस बात का जिक्र करेंगे कि आपको किसी कारणवश अपनी यात्रा की तारीख को बदलना पड़ रहा है। इसके बाद आपकी यात्रा की तारीख बिना किसी शुल्क के कटौती के चेंज कर दी जाएगी। इसी तरह अगर आप अपने टिकट की क्लास को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी रिजर्वेशन सुपरवाइजर को एक एप्लीकेशन देना होगा। इसके बाद आपके किराए का डिफरेंस जमा कराकर आपके टिकट की क्लास को अपग्रेड कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाने के लिए तैयार है। इस क्रूज से टूरिस्ट 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की यात्रा कवर करेंगे। इस दौरान यात्री भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से गुजरेंगे और उन्हें 50 से अधिक विश्व विरासत स्थलों और वास्तुशिल्प रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर जाने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि गंगा विलास क्रूज शिप में 80 यात्री एक साथ ट्रिप कर सकेंगे। इसमें 18 स्यूट्स और अन्य सभी संबंधित सुविधाएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये पहला भारत निर्मित रिवर शिप है। कुछ समय पहले जारी समय सारिणी के अनुसार गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 8वें दिन बक्सर, रामनगर और गाजीपुर होते हुए पटना पहुंचेगा। पटना से क्रूज कोलकाता के लिए रवाना होगा और 20वें दिन फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी पहुंचेगा। अगले दिन ये ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा। अगले 15 दिनों तक देश के जल क्षेत्र में रहेगा। अंत में ये शिवसागर के माध्यम से नौकायन करने और डिब्रूगढ़ में अपनी अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले गुवाहाटी के माध्यम से भारत वापस आ जाएगा।
ये क्रूज सुंदरबन डेल्टा और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित राष्ट्रीय और अभयारण्यों से भी गुजरेगा। क्रूज के अनुभव को सुखद बनाने के लिए दिन भर संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम है। साथ ही क्रूज पर सभी हाईटेक सर्विस जैसे जिम, स्पा, एक ओपन स्पेस बालकनी, बटलर सर्विस आदि होंगे। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जय हिंद।